आप लोग कोई कहानी पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं या आप नाटक देखते हैं तो अमूमन सभी में क्या होता है, एक नायक होता है, एक नायिका होती है, दोनों आपस में मिलते हैं, फिर वो लोग बिछुड़ जाते हैं और आगे कहानी चलती है और उसके बाद वो लोग मिल जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है और कहते हैं दी एंड, यानी कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। यही कहानी होती है सब जगह। तो रामचरितमानस में भी ऐसी कहानी है, राम और सीता की कहानी है। आपको सबको पता ही है, राम रावण का युद्ध होता है, फिर सीता वापस आ जाती हैं, अयोध्या में वो लोग सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। सभी जगह असली कहानी जो है दी एंड के बाद शुरू होती है, जिसको कोई भी नहीं दिखाता है। तो हमारे देश में एक संस्कृत नाटककार हुए हैं भवभूति। भवभूति ने क्या किया, उन्होंने इसी कहानी को आगे चलाया और उसका नाम रखा उत्तर रामचरित। संस्कृत काव्य है और शास्त्रीय काव्य है। इसके ऊपर यहाँ NSD वाराणसी ने एक नाटक बनाया और संस्कृत है तो क्लासिकल भी होगा, क्लासिकल स्टाइल में बनाया, वेशभूषा भी क्लासिकल रखी। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा नाटक म्यूजिकल था, यानी छंदबद्ध था और वो भी इतने सुरीले छंद थे तो हमें पता ही नहीं लगा कि ये संस्कृत नाटक है और इतने अच्छे तरीके से इसको इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। और NSD वाराणसी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्थान है, यहाँ के NSD से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन NSD कहते हैं उसको। तो ये भवभूति का नाटक था। अब इसमें कथा कुछ इस तरह से है। खैर, कथा बताने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि राम को हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और उनकी तारीफ में बहुत सारे ग्रंथ हैं इत्यादि इत्यादि। और हमारे देश में ज्योतिष को भी मानने वाले बहुत लोग हैं। अब आप सोचिए, एक ऐसा विवाह जिसमें वर और वधू के 36 के 36 गुण मिलते हों और उस विवाह में जो ज्योतिषी हों वो स्वयं विश्वामित्र हों और जो पुरोहित हों वो स्वयं वशिष्ठ जी हों, तो वो विवाह कितना अच्छा होगा, उनका विवाह कितना सफल होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या राम और सीता सुखपूर्वक रहे? मेरे ख्याल से नहीं। देखो, राजगद्दी मिलने वाली थी, उस समय उनको वनवास मिल गया, जंगलों में भटकते फिरे, राक्षसों से लड़े, यहाँ तक कि जब वो वापस आ गए तो सीता को वन जाना पड़ा। तो ये ज्योतिष कितना सफल हुआ। खैर, हम कहानी पर लौटते हैं। तो राम का एक गुप्तचर होता है जिसका नाम होता है दुर्मुख। उसका काम ये होता है रात को लोगों के घरों में जाके सुने कि कैसा चल रहा है, सब खुश तो हैं, प्रजा में किसी तरह का दुख तो नहीं है, सब संतुष्ट हैं। तो दुर्मुख ऐसे सुनता है किसी धोबी के यहाँ, धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा है, मुझे क्या राम समझ रखा है जो तुम कहीं से भी घूम के आ जाओगी दूसरे व्यक्ति के यहाँ से और मैं तुम्हें अपने घर रख लूँगा। तो ये बात दुर्मुख राम को बताते हैं। सोचते अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो वो सीता को त्याग देते हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं त्यागते, उसको बड़ी मीठी मीठी बातें करके कहते हैं, सीता तुम्हारे को वनों की याद आती होगी, तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारे 2 बच्चे होने वाले हैं, तुम 2 भ्रूण तुम्हारे गर्भ में हैं, तुम ऐसा करो थोड़े दिन वन घूमाओ। इस तरह की बातों में उनको करते हैं और लक्ष्मण को भी आदेश देते हैं, इसको बताना कुछ मत, जाके जंगल में छोड़ आना। और वो भी भाई की आज्ञा का पालन करके सीता को जंगल में छोड़ आते हैं। और बेचारी सीता, उसके साथ कैसी बीती होगी, गर्भवती है और जंगल में रह रही है। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मेरी दृष्टि में तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाला काम नहीं हुआ। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भी, सबके लिए थे, समाज के लिए थे, अपनी पत्नी के लिए तो कम से कम नहीं थे। तो खैर, वहाँ लवकुश का जन्म होता है और फिर जो अश्वमेध यज्ञ की कहानी है, घोड़ा आता है, ये सब चलता है। कि इस नाटक में क्या किया इन लोगों ने, जो डायरेक्टर है उन्होंने 2 राम दिखाए हैं और 2 सीता दिखाई है और दोनों एक ही समय स्टेज पर रहते हैं। ये एक अनूठा प्रयोग है। अब मैं और बात क्या लगी मुझे, सीता जी राम से भी लंबी और राम दाढ़ी वाले, ऐसा तो कोई होता नहीं। इस नाटक में कौशल्या का जो चित्रण है वो एक विधवा का नहीं है। वो तो इतनी सुंदर स्त्री हैं, बालों में बेड़ी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, ये सब कुछ अटपटा सा लगा। जनक जी को दिखाया है
वो भी बड़े स्मार्ट हैंडसम, और ऐसा तो कभी होता नहीं। और सभी लोग अपने पैरों में कंगन पहनते हैं, राम लिपस्टिक लगाते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए कि हम एक संस्कृत क्लासिक नाटक कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे और कोई इस नाटक में कमी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे देश में अमृत काल चल रहा है, जिसको गुजराती में अमरूद काल उच्चारण किया जाता है। अब हमारे डायरेक्टर साहब ने सोच लिया ये अमरूद काल नहीं है, अमरूद काल है, तो सोचा चलो अमरूद खाते हैं। कोई बात नहीं, उनका भी दोष नहीं है, पापी पेट का सवाल है।